हेलो स्टूडेंट्स, मैं समीर पांडे आपका स्वागत करता हूं ओनली यूपीएससी न्यूज की आज की क्लास में। आज हम अपने मैथ और रीजनिंग की क्वेश्चंस की श्रृंखला को आगे बढ़ाएंगे और 2020 सीसेट में पूछे गए और भी अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। जिन लोगों ने भी इससे पहले के वीडियो नहीं देखे हैं वो उसे जरूर देख लें। इससे पहले हम लोगों ने 2018 का कंप्लीट पेपर किया है, साथ में सीसेट का मैथ का कंप्लीट पेपर किया है, मैथ एंड रीजनिंग दोनों, और साथ में 2020 के भी 2 वीडियोस बन चुके हैं, तो आप उनको जरूर देख लें। उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको पूरी चीज मिल जाए और जो भी यहां बताया जाए वो आपको समझ में भी आए। तो शुरू करते हैं आज की क्लास। क्वेश्चंस ले लिए, चलिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पीछे 25 मीटर चलता है। यहां पे आपको दिशा नहीं दी है, लेकिन अगर आप पूरे सवाल को जब पढ़ते हैं तो आपको कुछ अंदाजा मिल जाता है कि कहां से आपको शुरुआत करनी होगी। मैं पूरा सवाल पढ़ दे रहा हूं, एक बार समझिएगा ध्यान से। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है और दाहिने मुड़ता है, फिर 50 मीटर चलता है। यदि वह बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है, यदि उसके घर का मुख पूर्व की ओर है। ये देखिए, ये लाइन सबसे लास्ट में दिया है और ये सबसे पहले की लाइन होनी चाहिए। आपको यहां से क्वेश्चन शुरू करना है कि उसका घर की जो दिशा है वो किधर है, पूर्व की ओर है, और लास्ट में पूछ रहा है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो आप साइड में एक छोटा सा ऐसे बना लीजिएगा। ये देखिए, ये ईस्ट है, ये नीचे जो है साउथ है, इधर वेस्ट है और नॉर्थ है, ऊपर उत्तर है और दाहिने साइड में पूरब, इधर बाएं में पश्चिम और नीचे जो है साउथ यानी दक्षिण दिशा होगी। कह रहा है कि जो घर है उसका जो घर का मुंह है वो पूर्व दिशा की ओर है, यानी कि इस तरफ है। और पहली लाइन पढ़ेंगे। अब पहली लाइन से शुरू करते हैं। एक व्यक्ति अपने घर के पीछे 25 मीटर चलता है। तो अगर घर का मुंह इधर है तो व्यक्ति किस तरफ जा रहा है, इस तरफ जा रहा है। कितना जा रहा है, 25 मीटर। इस पॉइंट से कितना गया, 25 मीटर गया और यहां पे पहुंच गया। ठीक है ना। फिर कह रहा है, फिर वह दाहिने ओर मुड़ता है और चलता है, 50 मीटर चलता है। यहां से ये दाहिने मुड़ेगा, ठीक है, इस तरफ जा रहा है तो ये हो गया ना, दाहिना ऊपर की ओर जाएगा। कितना जा रहा है, 50 मीटर जा रहा है। कितना हो गया, 50 मीटर चल गया। और उसके बाद मीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़ता है। बाएं क्या होगा, इस तरफ फिर से वेस्ट में जाएगा, पश्चिम में चला जाएगा और बाएं मुड़कर फिर से 25 मीटर चलेगा। इधर कितना जाएगा, 25 मीटर जाएगा। तो यहाँ 25, यहाँ 50 और फिर ऊपर 25 गया। तो क्या हुआ, कह रहा है उसका मुख, तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब ये दिशा कौन सी होगी, यहाँ पे प्रारंभिक बिंदु है तो ये दिशा कौन सी होगी जरा बताइए। तो ये देखिए, उत्तर पश्चिम। देखिए ये इधर और इधर के बीच में है, तो ये कौन सा है, ये उत्तर है और ये पश्चिम है। तो इस व्यक्ति की दिशा क्या हो गई, उत्तर पश्चिम हो गई। और उत्तर पश्चिम ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। फिर से देख लेते हैं इस सवाल को एक बार। कोई व्यक्ति, पहली चीज जो एक लाइन लास्ट में लिखी है, अगर हमको डायरेक्शन नहीं मिलती है तो हम पूरे क्वेश्चन को पढ़ेंगे, कहीं ना कहीं आपको डायरेक्शन के बारे में बात की होगी। ठीक है ना। तो इसका घर जो है वो, उसके घर का मुंह जो है पूर्व की ओर है और घर से विपरीत दिशा में हो जा रहा है। तो घर के विपरीत दिशा में वो 25 मीटर जाता है, फिर दाहिने मुड़ता है 50 मीटर जाता है, फिर बाएं मुड़ता है 25 मीटर जाता है। तो आप जैसे जैसे भी क्वेश्चन में बोलता है बस उसका एक फिगर बना देते हैं। ठीक है ना। आप एज्यूम कर लो। देखो बहुत एक क्वेश्चन के लिए आपको बहुत तरीके याद करने की जरूरत नहीं है कि क्लॉकवाइज घूम रहा है, एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ऐसे कह रहा है। वो किस दिशा में जा रहा है इस पे डिपेंड करता है कि क्लॉकवाइज है कि या एंटी क्लॉकवाइज है। आप बस खुद को एज्यूम कर लो कि अगर आप ऐसे जा रहे हो तो आपका दाहिना ऊपर की साइड में होगा और यहाँ पे जब आ रहे हैं ये सीधे की तरफ ऊपर देख रहे हैं तो इधर बायां होगा। तो इस तरह से आप अपना फिगर बना लीजिएगा और आपको सीधे सीधे डायरेक्शन मिल जाएगी। क्या डायरेक्शन मिल गई, उत्तर पश्चिम। ठीक है ना। चलिए इसे हटा देते हैं, देखते हैं अगला सवाल। फिर से कथन निष्कर्ष, इस पे हम लोगों ने काफी क्वेश्चन किए हैं पिछले वीडियो में।
जिन लोगों ने नहीं किया है उसको देख लेंगे। यहां पे फिर से दो स्टेटमेंट हैं, दो कथन है। कथन क्या है? सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं। कुछ संख्याएं दी गई हैं जो 2 से क्या हैं? विभाज्य हैं। ठीक है ना? अच्छा, फिर कह रहा है सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। 3 से भी कह रहा है विभाज्य हैं। निष्कर्ष है पहला कि सभी संख्याएं 6 से भी विभाज्य होंगी। अगर सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो निष्कर्ष एक क्या कह रहा है? सभी संख्याएं 6 से भी विभाज्य होंगी। निष्कर्ष 2 कह रहा है सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होंगी। ऑप्शन क्या है? केवल निष्कर्ष 1 सही है। ऑप्शन 2 केवल निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन सी ना तो 1 ना तो 2, दोनों ही सही नहीं है। ना ही निष्कर्ष 1 सही है, ना ही निष्कर्ष 2 सही है। ऑप्शन डी निष्कर्ष 1 तथा निष्कर्ष 2 दोनों सही हैं। देख लेते हैं, आ जाइए। देखिए, पहली बात, अगर कोई संख्या 2 और 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 6 से पूर्णतया विभाज्य होती है। यह 6 से विभाज्यता का नियम है। क्या कोई संख्या अगर 2 और 3 से कट जाएगी तो संख्या 6 से भी कटेगी। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष तो हमारा एकदम सही है। लेकिन क्या कोई संख्या 2 और 3 से कटे तो 4 से भी कटेगी? देख लेते हैं। अगर हम बात करें 2 और 3 से कटने वाली संख्या 12 के लिए, तो 12 4 से कटती है, सही हो गया। लेकिन अगर हम 2 और 3 से कटने वाली संख्या 6 ले लेते हैं, 6 4 से नहीं कटती है, यानी कि जो निष्कर्ष 2 है हमारा वह पूर्णतया गलत है। ठीक है ना? चलिए, तो हम एक बार फिर से सारे ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है केवल निष्कर्ष 1, तो यहां पे हम देख रहे हैं केवल निष्कर्ष 1 हमारा सही हो गया, तो यहां पे ऑप्शन ए ही हमारा सही हो गया। फिर से देख लेते हैं, एक कथन दिया हुआ है। कथन क्या है कि जो कुछ संख्याएं दी हुई हैं, सभी संख्याएं 2 से विभाज्य हैं, सभी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं। ये कथन है। निष्कर्ष है कि सभी संख्याएं, दी गई संख्याएं 6 से भी विभाज्य होंगी। तो जी हाँ, जो संख्याएं 2 और 3 दोनों से विभाज्य होंगी वह संख्याएं 6 से भी विभाज्य होंगी। निष्कर्ष, दूसरा निष्कर्ष है कि सभी संख्याएं 4 से भी विभाज्य होंगी। ऐसा नहीं कहा जा सकता। 4 का नियम कुछ और होता है। 4 का नियम होता है आखिरी की 2 संख्याएं अगर 4 से कटती हैं तभी वो संख्या 4 से कटेगी। तो 4 के लिए हम नहीं कह सकते, लेकिन 6 के लिए कह सकते हैं। इसलिए हमारा निष्कर्ष 1 सही है, निष्कर्ष 2 गलत है। चलिए देखते हैं अगला सवाल। इसे हटा देते हैं। वेन डायग्राम पे है अगला क्वेश्चन, सिलोजिज्म। सवाल है, सभी बिल्लियां कुत्ते हैं। पहला है कि सभी बिल्लियां, सभी कैट्स आर डॉग्स। सभी बिल्लियां कुत्ते, ठीक है ना? पहला। और सभी बिल्लियां काली हैं। सभी बिल्लियां काली हैं। अब देखिए, ब्लैक अंदर भी हो सकता है और ब्लैक बाहर भी हो सकता है। ठीक है, दोनों ही चीजें सही हैं। ठीक है ना? चलिए ऑप्शन पढ़ते हैं। यानी कि हमको कुत्ते में और काले में, ब्लैक में कोई डिफरेंस नहीं दिया गया है। लेकिन हाँ, एक चीज है कि कुछ पार्ट तो एक दूसरे में मर्ज हो ही रहा है, क्योंकि पूरी कैट दोनों में है। चलिए अब लाइन पढ़ते हैं। पहला निष्कर्ष है कि सभी कुत्ते काले हैं। आप ऐसा नहीं कह सकते, सभी कुत्ते काले हैं ऐसा नहीं कहा जा सकता। यहां पे देख के अगर हम काला जो है, काला वाला फिगर बाहर की तरफ बनाए तो हाँ सभी कुत्ते काले हैं। लेकिन अगर ब्लैक जो है अंदर की ओर हो तो ये वाला पार्ट वो पार्ट होगा जो कुत्ते काले नहीं होंगे। तो हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी कुत्ते काले हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 तरह का ग्राफ बन रहा है। मैं दोनों को अलग अलग बना देता हूं तो थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। देखिए, एक तो ऐसे बन सकता है और एक ऐसे बन सकता है। बिल्ली, कुत्ता और काला, ब्लैक। ठीक है ना? अच्छा, अगर हम इसको देखें तो सभी कुत्ते काले दिख रहे हैं, लेकिन इसको हम देखेंगे तो सभी कुत्ते काले नहीं दिख रहे हैं, तो हम इसको नहीं कह सकते ना।
जो चीज कंफर्म होती है हम उसी को मानेंगे, ये नहीं मानेंगे। कुछ कुत्ते काले नहीं हैं। अच्छा याद रखिएगा, यहां पे जब हम फिर से इसको देख रहे हैं तो यहां पे ये वाली दूसरी वाली लाइन सही हो जा रही है, यहां पे पहली वाली लाइन सही हो रही है, ठीक है ना। यानी कि या तो ये सही है, या तो निष्कर्ष एक सही है या तो निष्कर्ष दो सही है। अच्छा दोनों अगर हम देखें, अगर ये ऑप्शन नहीं है तो आप कहेंगे ना ही निष्कर्ष एक सही है ना ही निष्कर्ष दो सही है, ठीक है ना। जैसे अगर आप कोई एसएससी का या बैंकिंग का पेपर दोगे तो वहां पे एक ऑप्शन आता है, एक ऑप्शन दिया होता है या तो निष्कर्ष एक या तो निष्कर्ष दो सही है, तो ये उसी में का है कि या तो ये वाला सही हो जाता या तो ये वाला सही हो जाता, दोनों में से एक तो सही होगा, लेकिन कौन सा सही होगा आप नहीं कह सकते। ऑप्शन यहाँ पे है कि केवल निष्कर्ष एक नहीं कह सकते, केवल निष्कर्ष दो ये भी नहीं कह सकते, ना तो निष्कर्ष एक ना तो निष्कर्ष दो, ये वाला हो सकता है क्योंकि एक सिस्टम पे दोनों गलत हो रहे हैं, कह रहा है दोनों निष्कर्ष एक और दो सही हैं, तो दोनों नहीं सही है, दोनों में से तो एक ही सही होगा, इसलिए हम यहाँ पे इसी ऑप्शन को मानेंगे कि ना ही एक और ना ही दो सही हैं, ठीक है ना। हाँ अगर वो ऑप्शन होता यहाँ पे जिसमें कहा जाता कि या तो एक या तो दो सही हैं तो वो आपका ऑप्शन सही होता, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं दिया हुआ है तो हम क्या मानेंगे कि ना ही एक ना ही दो सही है। क्लियर है। चलिए यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हुई हैं और उस पर क्वेश्चन दिया हुआ है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही दिमाग से काम को करना है। इसी सीक्वेंस में मैं नंबर लिख रहा हूं यहाँ पे 5 1 4 7 3, 5 1 4 7 3, 9 8 5 7 2, 9 8 5 7 2, 5 7 2, 6 3 1 5, 6 3 1 5, 8 6 3 8, 6 3 8, 5 2 2 4 3, 5 2 2 4 3, 4 9 6, 4 9 6। ध्यान दीजिएगा ये लाइनें एक लाइन से हैं, समझ रहे हैं ना, ये पूरा एक लाइन से, ऐसा नहीं इसके नीचे, ये एक लाइन से संख्याएं हैं, 2 के बाद 6 आ रहा है और 2 के बाद यहाँ 4 आ रहा है, ठीक है ना, समझिएगा एक लाइन से संख्याएं हैं, ऊपर नीचे नहीं है, जैसे वहां 2 के बाद फिर अगली संख्या 6 है और यहाँ 2 के बाद ये अगली संख्या 4 है, ठीक है ना। अच्छा अब हम सवालों को पढ़ेंगे। सवाल कह रहा है ऊपर लिखे हुए अनुक्रम में यानी श्रृंखला में कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या आती है। सवाल क्या है कि कितनी विषम संख्याओं के बाद विषम संख्या, ऐसा कितना जोड़ा बन रहा है कि विषम संख्या के बाद विषम संख्या आ जाए। देखते हैं, देखिए 5 के बाद 1 आया, यहां पे एक जोड़ा बन गया, 1 के बाद 4 आ जा रहा है, सम संख्या ये नहीं लेंगे, ठीक है। 7 के बाद 3 आया, विषम के बाद विषम, 3 के बाद 9 आया, विषम के बाद विषम, यहां विषम के बाद सम आ गया, नहीं लेंगे। 5 के बाद 7 आया, 7 के बाद 2 आ गया, नहीं लेंगे, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं, 3 के बाद 1 आया, 1 के बाद 5 आया, समझिए दो संख्याएं जो क्रमागत हो, विषम संख्याएं हो, उन्हीं को लेना है, ठीक। अच्छा 1 के बाद 5 आया, 5 के बाद 8 आ गया, नहीं लेना है, ठीक है। यहाँ 3 के बाद 8 आ गया, नहीं लेना है, 5 के बाद 2 आ गया, नहीं लेना है, 3 के बाद 4 आ गया, नहीं लेना है, 9 के बाद 6 आ गया, नहीं लेना है। तो अब गिन लेते हैं कितने बने, एक बार और देख लेते हैं। देखिए यहाँ 1 है, 1 के आगे लेकिन सम संख्या है, यहाँ 9 के आगे 8 संख्या है, बाकी देखिए सबको ले लिया है, कहीं पर भी विषम के आगे अगर विषम है तो मैंने काउंट किया है, आप मिला सकते हो इसको। 5 के आगे 2 है सम संख्या, 3 के आगे 4 है सम संख्या, 9 के आगे 6 है सम संख्या, इनको नहीं लेना है। अब गिन लेते हैं कितने ग्रुप हुए, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे टोटल कितने ग्रुप बन रहे हैं, 6 ग्रुप यहाँ पे हमको दिख रहे हैं, ठीक है ना। चलिए देख लेते हैं ऑप्शन में, 5 6 7 8 ऑप्शन है, 5 या फिर 6 या फिर 7 या फिर 8, तो क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे सीधा सीधा बी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि 6 हो जाएगा। चलिए
हटाते हैं, देखते हैं अगला सवाल। देखिए ऐसे समझ लीजिए कि छोटे छोटे सवाल हैं, आपको बस ध्यान से क्वेश्चन को पढ़ना है, आपका क्वेश्चन लग जाएगा। ये आपका क्वालिफाइंग मार्क्स है, तो अगर आप ध्यान से पढ़ते हैं, इसके लिए बहुत अलग से कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़िए, अपनी जनरल जो क्लासेज हैं उनको देखते रहिए। ये 20-20 मिनट की क्लास है, इनको रेगुलर देखिएगा, आपको अलग से इस पर मेहनत नहीं करना पड़ेगा, क्वालिफाई हो जाएगा, 100% हो जाएगा। आप देखिए मैं जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं सब नॉर्मल क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन जो जनरली हम लोग सॉल्व करते हैं ऐसे ही है, कुछ टेढ़ी चीज नहीं है यहाँ पे। आप ऐसा ना सोचो कि सीसेट का है तो बहुत टफ होगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है ना। देखते हैं अगला, ये भी स्टेटमेंट पे है, ठीक है। देखिए 3 स्टेटमेंट है यहां पे। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, S1 कह रहा है, S1 कहता है कि C D से छोटा है, C D से छोटा, C D से छोटा है पर बड़ा है A और B से, ठीक है ना, पहली बात। सेकेंड स्टेटमेंट S2 क्या कहता है, S2 कहता है D सबसे बड़ा है, D क्या है, सबसे बड़ा है। S3 तीसरा स्टेटमेंट क्या कहता है, A बड़ा है B से, ठीक है ना, A B से बड़ा है। सवाल है सबसे छोटा कौन है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, सबसे छोटा कौन है, सबसे छोटा कौन है, ठीक है ना। देख लेते हैं, पहली चीज कि क्या हम इन लाइनों से इसका जवाब दे सकते हैं। मैं ऑप्शन यहां पे पढ़ देता हूं, यहां पे 3 स्टेटमेंट है तो ऑप्शन कुछ अलग तरह से होंगे। पहला ऑप्शन है S1 अकेले उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। दूसरा है S1 और S2 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तीसरा है S2 और S3 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। चौथा है S1 तथा S3 एक साथ उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। देखते हैं, पहले ये देख लेते हैं कि क्या इसका उत्तर आ रहा है। तो देखिए कहीं पे ऐसा ऑप्शन तो था नहीं कि ना ही S1 S2 S3 तीनों मिलके जो है उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है, यानी आंसर तो आना ही है। पहले देख लेते हैं आंसर कैसे आएगा। हम देखें कि पहली लाइन C D से बड़ा है, छोटा है D से, यानी D बड़ा है C से। C D से छोटा है पर A और B से बड़ा है, यानी C जो है ये बड़ा है किससे, A और B से। दूसरी लाइन कह रहा है D सबसे बड़ा है, तो 4 ही लोग हैं यहां पे, दिख गया D तो सबसे बड़ा है ही, दूसरी लाइन की तो कोई जरूरत है ही नहीं, S2 की कोई जरूरत नहीं है, D सबसे बड़ा है हमको साफ साफ दिख रहा है। फिर कह रहा है A जो है बड़ा है B से, तो हमको ये चीज मिल चुकी है, और कह रहा है A बड़ा है B से, इसको भी बना लिया तो हमको क्या मिला, सबसे छोटा मिल गया B। यानी कि हमने ये आंसर निकालने में किस किस लाइन का प्रयोग किया, तो पहली लाइन का, पहले स्टेटमेंट का प्रयोग किया है और आखिरी S3 का प्रयोग किया है। फिर से समझ लेते हैं, S1 में साफ साफ कह दिया कि C जो है छोटा है D से, हमने C लिख दिया छोटा है D से। साथ में कह रहा है C बड़ा है A और B से, तो C बड़ा कर दिया A और B से, ठीक है ना। तो जब 4 ही लोग हैं तो इसमें साफ दिख गया कि D सबसे बड़ा है, तो हमको S2 की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। S3 में कह रहा है A बड़ा है B से, तो A B में कंफ्यूजन था, तो A बड़ा हो गया B से, यानी सबसे छोटा कौन है, B है। यानी कि हमको सिर्फ S1 और S3 के हेल्प से हमने क्या किया, आंसर निकाल लिया। S2 की हमें कोई आवश्यकता नहीं पड़ी यहां पे। क्लियर है। चलिए, आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी।
मैं विशाल यादव। अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।